जम्मू कश्मीर का सबसे लोकप्रिय चेहरा रविंद्र रैना साहब मेरे साथ है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, पिछले 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ और 2 घंटे से मैं देख रहा हूँ कि ये फ्री नहीं है। इनके पास अलग अलग क्षेत्र से लोग आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर और इनको एक उम्मीद देकर वापस लौटा रहे हैं। रविंद्र रैना जी, 2 घंटे यहाँ बैठा मैं, आपकी कार्यप्रणाली देखी, लोगों को सेटिस्फाई ज़रूर करते हो। एक सियासतदान का सबसे बड़ी चीज़ ये होती है उनकी बात को सुनना, चाहे उसका हल निकले या ना निकले। तो ये जो लोग आपके साथ आए हैं और ज़्यादातर लोग जो मैं देख रहा हूँ मुस्लिम समुदाय से हैं, जो आपसे एक उम्मीद लेकर आते हैं, ये सिलसिला पहले कभी नहीं देखा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लाल किले से बोलते हुए कहा था कि मैं देश का प्रधान सेवक हूं, सेवादार हूं। उस भाव से जब कोई कार्यकर्ता काम करता है, जब उसको अपना कोई लालच नहीं होता है, जब आपके मन में निस्वार्थ भाव से काम करने की भावना हो और आपके मन में सबके प्रति सम्मान हो, सबके लिए इज्जत हो, सबके लिए आपके मन में रिस्पेक्ट हो, फिर लोगों का विश्वास भी बनता है और फिर आदमी खुले दिल से काम भी करता है। इसलिए चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब हों या इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब रहे, हमने बड़े नज़दीक से अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भी देखा है और बहुत नज़दीक से श्री नरेंद्र मोदी साहब को भी काम करते देखा है। अच्छी बात यह है कि मोदी साहब और वाजपेयी जी भी संघ में प्रचारक के नाते से उन्होंने काम किया था और मैं भी संघ में प्रचारक के नाते से काम करते करते यहाँ पहुंचा हूँ। इसलिए जन सेवा, देश सेवा, ये हमारे खून के कतरे कतरे में है। हम देश के लिए हैं, अपने लिए नहीं। अगर आज की डेट में ये कहा जाए कि जम्मू कश्मीर का सबसे पावरफुल जो आदमी इस वक्त है रविंद्र रैना है, इसमें दो राय नहीं होंगी। मेरे पास वजह है, इसकी कहने की वजह यह है कि जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर आता है जिसका जनता विरोध करती है, जैसे अभी एक हाल में ऑर्डर आया था कि डिपार्टमेंटल स्टोर पे बियर मिलेगी, आपने सिरे से खारिज कर दिया। आपने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं होगा, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि द मोस्ट पावरफुल मैन इन जम्मू एंड कश्मीर मिस्टर रविंद्र रैना। सच को सच कहने की ताकत होनी चाहिए और सच को वही सच कह सकता है जो दिल से, व्यवहार से सच्चा है। ये ऑर्डर निकालता कौन है झूठे? फिर देखिए, जब भी कहीं इस प्रकार के कोई प्रशासनिक ऑर्डर निकलते हैं जहां समाज का हित नहीं होता है, जहां देश हित में कोई निर्णय ना हो या जनता के विरुद्ध कोई फैसला हो जाए, तो फिर हमको जनता के साथ खड़े होना होता है, क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि हैं। इसलिए आप देखते होंगे कहीं कोई हड़ताल होती है, कहीं कोई हंगामा होता है, कहीं कोई आंदोलन, प्रोटेस्ट होता है, कहीं कोई विरोध प्रदर्शन होता है, तो मैं उनके बीच में खड़ा होता हूँ। मुझे आज भी याद है, मैं एमएलए था और पीएचई के डेली वेजर्स का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकला था बीसी रोड में। असेंबली लगी हुई थी, बीजेपी गठबंधन सरकार में थी। मैंने असेंबली से बाहर निकला, सीधा प्रोटेस्ट मार्च में पहुंचा। हमारे नौजवानों ने शर्ट उतार के उस आंदोलन में वो कर रहे थे, मैंने भी अपनी शर्ट उतार के उनके हाँ में हाँ, उनके सुर में सुर मिलाया और कहा कि इनका मसला हल होना चाहिए। उसी प्रकार चाहे विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स हों, चाहे रायबरे खेल हो, रायबरे जंगलात हो, एमजी नरेगा हो, होम गार्ड हो, एनवाईसी हो, सीआईसी ऑपरेटर्स हो या अन्य समाज के अंदर जहां कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी है, आपको रविंद्र रैना अपने साथियों सहित समाज के बीच में खड़ा नजर आएगा। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, हम जनता के लिए हैं, समाज के लिए हैं और हर उस जगह पर आप मुझे महसूस करोगे, पाओगे, जहां जनता को तकलीफ होगी तो तकलीफ, उन परेशानियों को दूर करता हुआ रविंद्र रैना नजर आएगा। इसलिए अगर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर का जब मामला आया, हमने जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करना है। मैं जब एमएलए था,
मैंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल जम्मू कश्मीर में पेश किया था और उस प्राइवेट मेंबर बिल में था कि जम्मू कश्मीर में नशाबंदी, शराबबंदी होनी चाहिए। तो मैं कैसे अलो कर दूं कि कोई डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शराब बेचेगा? अपनी रिपोर्ट में बुलंद आवाज में ये कहना शुरू कर दें कि जम्मू कश्मीर में डिपार्टमेंटल स्टोर पर बियर नहीं बिकेगी। देखिए, आप मोहर लगा रहे हो इस पे? देखिए, मैं कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर तो हूं नहीं, लेकिन एक जनता का प्रतिनिधि हूं, जनता का सेवादार हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और जमकर विरोध करता हूं। हमने जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाना है। घुमा दिया सवाल आपने। नशा मुक्त बनाना है, बना बिल्कुल सकते हैं, कंप्लीट। बना सकते हैं। मेरा बस चले तो मैं तो ये जो बाकी की दुकानें हैं ये भी सारी बंद कर दूं। क्या बात करते हो? नशे का कारोबार करने वाले ये जो चिट्टा, काला, नीला, पीला ये जो बेचते हैं, इसके जो ड्रग पेडलर्स हैं, इनको ऐसी सजा दूं कि इनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें कि नशे का कारोबार करना और नौजवानों को बर्बाद करना, उसकी सजा क्या होती है। बिहार में शराब इसलिए बंद करनी पड़ी, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो चरम पे पहुंच गया था। घर में इतनी मारपीट होती थी, कई कत्ल हो गए, मर्डर हो गए, उसके बाद बिहार में शराब बंद करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर की सोच जा रहा है, खासकर जम्मू नहीं, केवल हम वो केवल रास्ता बिहार हमने नहीं, खोला है। बिहार में तो नीतीश कुमार जी ने वापस लागू कर दी। गुजरात बिल्कुल बंद है और नरेंद्र मोदी साहब के दौर में बंद हुई थी। हमने अपने बच्चों का भविष्य संवारना है, सजाना है या बर्बाद मोदी साहब करना का है? ही दौर है, तो यहाँ क्यों नहीं? नहीं, देखिए, ये क्यों नहीं बंद? देखिए मेरी साफ शब्दों में कहिए आप। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष के नाते से बोलता हूँ, बीजेपी हाँ, और अध्यक्ष के नाते से तब बोलता हूं जब मैंने असेंबली में इसके खिलाफ आवाज बुलंद की थी। असेसमेंट क्या है आपकी? गुजरात और जम्मू कश्मीर में क्या फर्क है? वहां बंद, यहाँ देखिए, क्यों यहाँ कुछ अधिकारी कहते हैं कि उनको यहाँ कुछ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, वो तो नौकरी कर रहे हैं, वो क्या है? सुनिए ना, कुछ यहाँ जब मैंने असेंबली में शराबबंदी को लेकर बिल पेश किया था तो मुझे ये कहा गया था कि 800 करोड़ रुपए का साल का नुकसान होगा। मैंने जवाब दिया था, मेरे नौजवानों के मुस्तकबिल फ्यूचर से ज़्यादा 800 करोड़ नहीं है, मैंने कहा था। उस ज़बरदस्त बहस हुई थी और मेरे बिल पर पहले बहस नहीं कर रहे थे। फिर जब मैंने ज़बरदस्त हंगामा किया असेंबली में, आप भी उन दिनों कवर करते थे, किसी बड़े नेशनल चैनल के आप जर्नलिस्ट थे, मैं NDTV में था। और उस दौर में आपको याद होगा कि फिर जब मैंने हंगामा खड़ा किया असेंबली में कि पूरे जम्मू कश्मीर में शराबबंदी होनी चाहिए, नशे का कारोबार बंद होना चाहिए, हमारे नौजवान बर्बाद हो गए, हमारे देश का भविष्य बर्बाद हो गया, हम तमाशा नहीं देख सकते हैं। और उस वक्त मेरे बिल को सेलेक्ट कमेटी में डाल दिया गया था। राणा साहब, मैंने आपको कह दिया द मोस्ट पावरफुल मैन इन जम्मू एंड कश्मीर, तो अब दिक्कत क्या है? वो आवाज मध्यम क्यों हो गई? कुछ काम, सेंटर आपका है, LG साहब आपके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है। देखिए, LG साहब जब होते हैं तो एक प्रकार से जैसे गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर होते हैं, वो किसी पार्टी का नहीं होता है। अलबत्ता मैंने उनसे गुजारिश की कि हमें जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करना है। राणा साहब, एक और सवाल, जितनी ईमानदारी से आप जवाब दे रहे हो, मुझे लगता है जवाब मिलेगा इसका भी। एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कुछ ऑर्डर सर्व किए गए हैं, उनमें से एक नाम चौधरी लाल सिंह का भी है। कहा गया है 7 दिन के अंदर आपको अपना सरकारी आवास खाली करना है। ये ऑर्डर गिने चुने लोगों को क्यों? क्योंकि और भी बड़े लोग हैं जो सरकारी आवास में रह रहे हैं, उनको ये ऑर्डर सर्व क्यों नहीं? क्राइटेरिया क्या है? जब हमने चौधरी लाल सिंह से बात की, आपके ड्यूज़ होंगे, आपने उनका बिल नहीं दिया होगा, जब आप क्या कुछ ड्यूज़ रहे होंगे। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2022 तक मेरे सभी ड्यूज़ क्लियर हैं, मेरे उसके पास सर्टिफिकेट भी है, वो बिल भी है। क्या लगता है आपको कि ये गिने चुने लोगों को क्यों, जो बीजेपी में नहीं है, उनको सरकारी आवास नहीं मिलेगा? देखिए, पिछले दिनों कुछ बड़े सीनियर रिपोर्टर्स मेरे पास आए थे, उन्होंने कुछ सवाल इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरे से किए थे। यहाँ श्री चौधरी लाल सिंह साहब की बात हो या और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ नोटिस निकली थी, मैंने एक ही बात कहा था,
और मैं ये भी जानता हूं कि चौधरी लाल सिंह साहब, जिनके साथ मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। हमारे पारिवारिक संबंध हैं उनके साथ, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। और मैंने ये कहा था कि जिस व्यक्ति को और उसकी अगर कोई पॉलिटिकल असाइनमेंट है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और अगर उनके पास इस प्रकार की रहने की व्यवस्था कहीं नहीं है, तो जो भी इसके चार्जेस होते हैं मंथली, वो सरकार तय करे और कुछ वक्त दे देना चाहिए। कोई 6 महीने, 8 महीने, आप 7 दिन का वक्त दोगे तो वो उन 7 दिनों के बाद वो व्यक्ति कहां जाएगा? ये विचारणीय विषय है। इस पर यकीनन एक लिस्ट निकलनी चाहिए थी। ये लोग हैं जिनके पास सरकारी आवास हैं, इतने टाइम में इनको आपको एविक्ट करना है, वो बात समझ आती है। इंडिविजुअल को, बाकियों को छोड़ दिया। मैं नाम ले सकता हूँ बाकी, अगर आप चाहोगे, किन किन के पास सरकारी आवास है, उनको वो सर्व नहीं हुए, उनको हुए। एक सियासतदान होने के नाते आप क्या समझते हो इस चीज़ को कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं? देखिए, इसमें मैं यही चाहता हूं कि कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं होना चाहिए। ये हो रहा है यहाँ पे? मैंने कहा नहीं होना चाहिए। तो इसका बेस हमारी इस ऑर्डर का बेस क्या है? देखिए, मैं तो चीफ मिनिस्टर हूं नहीं कि मैंने ऑर्डर किया है। द मोस्ट पावरफुल मैन। मैं अगर चीफ मिनिस्टर होता तो मैं कभी नहीं करता। मैं नहीं करता। अब अगर मुझे सबके साथ करता है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी, हम राजनीति में हैं, हम एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, हम दुश्मन नहीं हैं। मैं पहले भी मैंने कहा, अगर श्री उमर अब्दुल्ला हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, या और बड़े नेता हैं, सज्जाद गनी लोन साहब हैं, अल्ताफ बुखारी साहब हैं, हमारे उनके साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पॉलिसी मैटर्स पर हमारे एक दूसरे से डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। रमजान, आपका वक्त बहुत कीमती है, हम एक सवाल पर इतना वक्त नहीं दे सकते। आप बताओ कि इसको आप किस तरह से देखते हो, इस ऑर्डर को? क्या इसको मैंने आपको खुद कहा, इस ऑर्डर पर एक बार पुनर्विचार होना चाहिए। आपके नॉलेज में था पहले? ये मेरे नॉलेज में लाया गया, मेरे जानकारी में ये विषय आया। आपने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, जैसे कि मैंने पहले आपसे पूछा था। एक और आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। जब हम इनपुट्स लेते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से, और मैं हैरान हो गया जब एक कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी के एक आदमी से मैं बात कर रहा था, लीडर से बात कर रहा था। मैंने कहा कि इस वक्त इलेक्शन कब होने जा रहे हैं और बीजेपी क्या स्कोर करेगी कश्मीर में। वो थोड़े घबराए हुए थे। उन्होंने जो कहा, वो कहा कि 5 से 6 सीटें वो लेके जाएंगे कश्मीर से। और ये मेरे लिए भी हैरान कर देने वाली बात इसलिए थी कि आज से पहले बीजेपी ने कश्मीर में खाता भी नहीं खोला था। जाहिर सी बात है रविंद्र राणा साहब, ये आपकी मेहनत है, आपने बहुत काम किया है श्रीनगर में। आप मोहर लगाते हो उनकी इस घबराहट पे? मेरी तो कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के अंदर ये आंकड़ा 10 से ऊपर जाए। मैं उस पर काम कर रहा हूं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। हमारा एक एक कार्यकर्ता जी जान से काम करता है। हमने नॉर्थ कश्मीर में बहुत काम किया है। उड़ी हो, करना हो, त्रिगाम हो, कुपवाड़ा हो, गुरेज हो, यही 5 यहां जबरदस्त काम यही किया। 5-6 गिनवाई थी उन्होंने। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमने हब्बा कदल हो, त्राल हो, यहां भी बहुत मेहनत की है। और आप देखेंगे कि कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। कश्मीर में कितने सीट्स पे कंटेस्ट करने जा रही है बीजेपी? देखिए, वो तो एक बार पार्टी के सारे रणनीतिकार हम बैठ के तय करेंगे।
लेकिन एक बात पक्की है, जिस पर कंटेस्ट करेंगे वो जीतनी है। हमारा निशाना अचूक होता है, अर्जुन की तरह। जब अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था कि चिड़िया की आंख में निशाना, तो सटीक निशाना अर्जुन ने लगाया था। इसलिए हमारे निशाने पर 10 से ऊपर सीटें कश्मीर की हैं। और जिस प्रकार अमित शाह साहब की रैलियां हुई हैं, जो रजौरी में रैली हुई है, जिसमें रजौरी और पुंछ 2 डिस्ट्रिक्ट के लोग आए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग बीजेपी की 4 अक्टूबर की रैली में रजौरी में आए। एक हिस्टोरिकल रैली थी। और उसके बाद जब बारामूला में गए अमित शाह साहब, चारों दिशाओं में जितने ग्राउंड के अंदर थे, उससे डबल ग्राउंड के बाहर सड़क पर लोग थे। और जब हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से अमित शाह साहब ने रजौरी का भी नज़ारा देखा, और जब उन्होंने बारामूला के अंदर हुई बीजेपी की रैली का नज़ारा देखा, बहुत खुश हुए। और उस रैली का एक साफ पैगाम था कि जम्मू कश्मीर में आने वाला दौर भारतीय जनता पार्टी का है। 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में बीजेपी का हो। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता से अपील करता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं और उम्मीद रखता हूं जम्मू कश्मीर की जनता दुआओं में हमें याद रखेगी और हमें अपनी ब्लेसिंग्स, दुआएं, उम्मीद करते आशीर्वाद हैं कि देगी। ये सभी लोग जो भीड़ की आप बात कर रहे हो, ये वोट में कन्वर्ट हो जाए और बीजेपी का सीएम हो रविंद्र रैना साहब हो। आप शायद यही कुछ कहना चाहते हैं, अपना नाम लेना अच्छा नहीं लगता। वो सब देखिए, जानते चीफ हैं। मिनिस्टर कोई हो, चीफ मिनिस्टर कोई हो, फर्क नहीं पड़ता। चीफ मिनिस्टर बीजेपी का हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक और कड़वा सवाल, डेली वेजर को लेकर जो लंबी समय से उनका चल रहा है, आपने एक कमेटी का गठन किया है कि वो रिपोर्ट पेश करेगी, क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें रहेगी। ये एक और दिलासा है। सब तो जानते हो आप डेली वेजर के बारे में, कब से वो अपनी उसके लिए बात कर रहे हैं। तो ये एक और कमेटी का गठन करके फिर वही सालों साल निकल जाएंगे। तो ये आपको लगता है कि ये एक और लॉलीपॉप दिया गया? लड़ाई 2 तरीके से लड़ी जाती है। पहले लड़ाई ग्राउंड में लड़ी जाती है, और ग्राउंड के साथ साथ टेबल पर कागज में भी लड़ी जाती है। जब ग्राउंड की लड़ाई उरूज पर जाती है, शिखर पर पहुंचता है मैदान जंग का संघर्ष, तो टेबल पर नेगोशिएशन होती है। यहां हमारे डेली वेजर्स भाई बहन अपने हक और इंसाफ के लिए जंग लड़ रहे हैं। मैं उनके साथ सड़क में, मैदान में खड़ा हूं। वहीं टेबल पर कुछ पेपर भी तैयार करने पड़ेंगे, राणा साहब कुछ पॉलिसी, कुछ सुझाव देने पड़ेंगे। गलत मैसेज नहीं जा रहा? तो आप ये कह रहे हो इन अदर वर्ड्स कि आपको अपने हक के लिए पहले ग्राउंड पर अपनी जुतियां वो लड़ रहे हैं, धूप में रहना है। मैंने कहा वो लड़ रहे हैं, उसके बाद टेबल पे आएंगे। वो लड़ कई सालों से लड़ रहे हैं। मैंने कहा जेन्युइन है वो, बिल्कुल, फिर देरी क्यों? बिल्कुल। और मैंने ये भी कहा है, आपको याद होगा, हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन से पहले पहले, चाहे डेली वेजर्स के मसले हों, चाहे रायबरे खेल, रायबरे जंगलात हो, एनवाईसी हो, सीआईसी ऑपरेटर्स हों, चाहे यहाँ एमजी नरेगा हो, होम गार्ड हो, चाहे यहाँ विलेज डिफेंस कमेटी के लोग हों, जो कैजुअल लेबरर्स हों, जो भी मसले हैं, ये जम्मू कश्मीर में असेंबली से पहले हल हों। इसके लिए मैं जी जान से कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी कारणवश ये असेंबली चुनाव से पहले नहीं हुए, तो मुझे विश्वास है कि अगली सरकार बीजेपी की होगी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहली कैबिनेट मीटिंग में ये सारे फैसले लिए जाएंगे। फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग। बिल्कुल आखिरी सवाल, जो कश्मीर में चीज़ें होती हैं, गोली मार दी, हत्या कर दी, लोग परेशान हैं, जो खासकर एम्प्लॉय हैं, आपको नहीं लगता कि उनको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ आर्म्स के लाइसेंस देने चाहिए, ताकि उनके पास कम से कम अपना डिफेंस करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए कुछ हथियार तो हो? लेकिन वो लंबे समय से वो लाइसेंस बंद हैं। आपको नहीं लगता कि उनको इसकी ज़रूरत है इस वक्त? जो कश्मीर के अंदर, चाहे कश्मीरी पंडित
हमारे भाई बहन पीएम पैकेज हो या नॉन पीएम पैकेज के तहत जो काम कर रहे हैं, और दूसरा जो जम्मू बेस्ड ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज जो कश्मीर डिवीजन में काम करते हैं, उनके कुछ कंसर्न हैं, इश्यूज हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ट्रांसफर पॉलिसी में कुछ ऐसी क्लॉजेस जोड़ी जाए उन रूल्स में, जिनमें कुछ समय में वहां काम करने के बाद वो कुछ समय के लिए उनकी ट्रांसफर हो या ऑन डेपुटेशन वहां से बाहर लाया जाए। ठीक बोलते हैं। उन्होंने इससे पहले कभी कोई डिमांड नहीं की, क्योंकि वहां जब टारगेटेड किलिंग्स का मामला सामने आया, जब सांबा की रजनीवाला को निशाना बनाया गया, राहुल भट्ट साहब को निशाना बनाया गया, पूरन कृष्ण भट्ट साहब को अभी शोपियान के अंदर रिसेंटली बनाया गया, बिंद्रू साहब को निशाना बनाया गया, जम्मू की एक हमारी प्रिंसिपल थी मैडम कौर, उनको वहां निशाना बनाया गया। तब कुछ लोगों के मन में भय पैदा हो गया। नौकरी, कारोबार और रोजगार इंसान के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन रोजगार से भी जरूरी इंसान की जिंदगी है। इसलिए उनके कुछ कंसर्न हैं, कुछ डिमांड्स हैं। क्या करने उसके लिए क्या सोचा है आपने? हमने डॉक्टर निर्मल सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है, और स्वयं डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने इन सब से मुलाकात की। मैं उनके बीच में आता जाता रहता हूं, और फिर निर्मल सिंह जी की अध्यक्षता में वो कमेटी कश्मीर गई, प्रशासनिक अधिकारियों से मिले। अभी तो तुरंत उनकी सैलरी रिलीज हो, जो पेंडिंग सैलरी है, और उसके साथ साथ उनकी कोई ट्रांसफर पॉलिसी बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सरकार ने भी श्री रोहित कंसल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। अब हमारी वाली कमेटी और रोहित कंसल जी की अध्यक्षता वाली कमेटी आपस में बैठने वाले हैं, यकीनन कोई ना कोई वे आउट निकालेंगे। इस मीटिंग के दौरान, इसके दौरान कुछ और हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन है? ये हो रहा है, ये चल रहा है, पता नहीं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब कौन कौन सी खबर सुनने को मिल जाए कश्मीर से, तो उसके लिए क्या? स्वाभाविक इस प्रकार के जैसे षड्यंत्र वहां हो रहे हैं, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की बड़े पैमाने पर इसलिए मैंने कहा कि जब तक वो कमेटी कुछ फैसला करेगी तब तक उनको अपने डिफेंस के लिए, आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए? उनको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ लाइसेंस इशू करने चाहिए? देखिए, ये एक प्रशासनिक बड़ा एक अलग प्रकार से निर्णय है। हथियार देने से मामला नहीं होता है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप कम्बैट करने के लिए जाओगे, आपको मालूम है कि यहाँ सामने से दुश्मन ट्रेंड है बड़े हथियारों से, विद हैवी आर्म्स एंड एमिनिशन। अगर वो टारगेट करेगा तो सामने वाला अगर बिना ट्रेनिंग के, तो वो बहुत बार वेपन स्नैचिंग भी हो जाती है, वो कहीं मामला उल्टा ना पड़े। ऐसे बहुत सारे कंसर्न है सिक्योरिटी एजेंसीज के होते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं या रिजर्व कैटेगरीज के भाई बहन जो कश्मीर में काम करते हैं, उनकी जो ट्रांसफर पॉलिसी और रीलोकेशन, उस पर काम चल रहा है। उस पर हमको बड़ी गंभीरता से काम करना पड़ेगा। और जल्दी वो बहुत खुशी से ये नहीं मांग रहे हैं, उनकी चिंताएं हैं, उनके कंसर्न हैं जो जस्टिफाइड हैं, जेन्युइन है। शुक्रिया रविंद्र रैना साहब।